शॉप्तो एक फोले आर्टिस्ट तारक दत्ता की कहानी है जिसकी साउंड ऑब्सेशन इतनी ज़्यादा थी कि सामने बैठे व्यक्ति की वोकल साउंड सुनने के बजाय आसपास में हो रही आवाज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। वह आम जिंदगी से दूर जा रहा था। साउंड ऑफ मेटल में हेवी मेटल ड्रमर रूबेन स्टोन की सुनने की क्षमता अचानक से नष्ट हो जाती है। सर्जिकल इम्प्लांट्स करवाने के बावजूद खामोशी की दुनिया ही उसे ज़्यादा पसंद आने लगी। टच द साउंड स्कॉटिश परकशनिस्ट एवलिन ग्लैनी की कहानी है जो कि बचपन से बहरी है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एवलिन अपनी बाकी अंगों के सहारे वाइब्रेशन को महसूस करने की क्षमता से एक प्रसिद्ध परकशनिस्ट कैसे बनी वो दिखाया गया है। तीनों की कहानी कुछ इस तरह है। शॉप्तो कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित 2012 की अवार्ड विनिंग एक भारतीय बंगला फिल्म है। यह फिल्म एक फोले आर्टिस्ट तारक दत्ता के जीवन से जुड़ी हुई है। फोले हर वक्त हमारे आसपास में हो रही शब्दों का रिप्रोडक्शन है जो फिल्म, वीडियो, अन्य मीडियाओं में ऑडियो क्वालिटी बढ़ाने के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे कि झाड़ू देना, सूखी पत्तों पर चलना, समुद्र के लहरें, रसोई घर की तरह तरह की आवाज़ें या कांच का टूटना, कुछ भी हो सकती है। साउंड इफेक्ट आर्टिस्ट जैक फोले के नाम अनुसार इस रिप्रोड्यूस साउंड्स का नामकरण फोले रखा गया है। फोले का उपयोग फिल्म के सेट पर कैप्चर हुई अनवांटेड बैकग्राउंड साउंड्स को कवर अप करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि एरोप्लेन्स और गाड़ियों की आवाज़ें। तारक का काम फिल्मों में एम्बिएंट साउंड पैदा करना था। काम के प्रति उसका जुनून इस तरह थी कि वह हमेशा साउंड पर ही कॉन्सेंट्रेट करता था। धीरे धीरे वो शब्दों पर पकड़ खो देता है और उसका दिमाग सिर्फ साउंड को ही दर्ज करता है। शायद यही थी उसकी क्रिएटिव ऑब्सेशन। हमेशा एब्सेंट माइंडेड हुआ करता था। इस एबनॉर्मलिटी के वजह से उसकी पत्नी उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती है। पता चलता है कि तारक की सुनने की क्षमता में कोई खराबी नहीं है। वह सिर्फ आसपास में हो रहे शब्दों पर इतना ध्यान केंद्रित करता है कि वह वोकल साउंड्स यानी लोगों की बातें पर ध्यान नहीं देता है। डॉक्टर स्वाति को डर था कि वह परमानेंटली शायद लोगों की बातें समझ नहीं पाएगा। उनके अनुसार हमारे पास जो साउंड वेव्स आती है वह सिर्फ एक साउंड सिंबल है। हमारे ब्रेन ही उस साउंड को इंटरप्रेट करते हुए एक मीनिंग देता है। ज़्यादातर टाइम तारक का दिमाग अब ह्यूमन साउंड्स रजिस्टर नहीं कर पाता है। ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में उसके लिए ह्यूमन वॉइस मीनिंगलेस साउंड बनकर रह जाएगा। एक बार उसकी दिमाग कंडीशन्ड हो गई तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन जाएगी। डॉक्टर तारक को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन तारक यह मानने को तैयार नहीं है कि उसे कोई समस्या है। उसका मानना था अगर कवि कविता के बारे में सोच सकता है, गायक म्यूज़िक पर ध्यान देता है, तो एक फोले आर्टिस्ट क्यों नहीं एम्बिएंट साउंड पर सोच सकता। तारक डॉक्टर के खिलाफ बगावत करने लगता है और इलाज करने से मना कर देता है। अंत में डॉक्टर तारक को कन्विंस करवाने के लिए साउंड स्टूडियो जाती है जहां तारक रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। उस वक्त तारक हेडफोन पहना होता है। डॉक्टर ने उसे हेडफोन उतारने से मना करती है ताकि उसे डॉक्टर की आवाज़ के अलावा और कोई साउंड डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। डॉक्टर ने बताया कि वो बीमार है, इग्नोरेंट है, इसलिए अपनी समस्या समझ नहीं पा रहा है। तारक सारी बातें तो सुन लेता है पर गुस्से में आकर तुरंत माइक्रोफोन तोड़ देता है और उसकी जॉब चली जाती है। वह और भी डिप्रेस्ड होकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। अंत में डॉक्टरों ने डिसाइड किया कि तारक को रोज कुछ घंटों तक ह्यूमन वॉइस सुनवाया जाए।
ताकि उसकी ब्रेन समझ जाए कि मास्टर फोकस ह्यूमन वॉइस पर ही करना है, ना कि एम्बियंट साउंड्स। डॉक्टर तारक को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं। मूवी यहीं समाप्त होती है। यह फिल्म एक हार्ड रॉक हेवी मेटल ड्रामर रूबेन स्टोन के जीवन से जुड़ी हुई है। वो अपनी गर्लफ्रेंड लू के साथ ब्लैक गामन नामक एक बैंड चलाता है, जहां लू भी गाना गाती है। वो दोनों रिक्रिएशनल वैन में रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर परफॉर्मेंसेस दिया करते हैं। अचानक रूबेन की सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। हियरिंग टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि रूबेन केवल 20 से 30% ही सुन सकता है और उसकी सुनने की क्षमता तेजी से कम होती जा रही है। इसलिए डॉक्टर का सुझाव था कि रूबेन अधिक शोरगुल से दूर रहे, ताकि वह जितना भी सुन सकता है वो नष्ट न हो जाए। डॉक्टर ने यह भी बताया कि एकमात्र कॉक्लियर इम्प्लांट्स के से फ़ायदा हो सकता है, पर वह बहुत ही एक्सपेंसिव है और बीमा द्वारा कवर भी नहीं होती है। फिर भी वो पैसों के लिए लोगों के साथ परफॉर्मेंसेस चालू रखता है। नतीजा वो पूरी तरह से बहरा हो जाता है। लू को खुश करने के लिए रूबेन एक वियतनाम वेटरन जो के द्वारा चलाया गया बहरे लोगों के लिए आश्रम में जाता है। वहाँ जो बताता है कि वो बाहरी दुनिया से कोई संजोग नहीं रख पाएगा। तुरंत रूबेन मना कर देता है, पर लू उसे समझाकर जबरदस्ती शेल्टर आपस भेजती है। पहले तो वो बहुत दुखी था। धीरे धीरे वो बाकी मेंबर्स से मिलता है, अमेरिकन साइन लैंग्वेजेस सीखता है। एक बार जो उसे अकेले में शांति से बैठकर लिखने के लिए एनकरेज करता है, लेकिन वह लिख नहीं पाता क्योंकि उसे अपने पूर्व जीवन और प्रेम को वापस पाने की बेचैनी थी। रूबेन ने महंगे कॉक्लियर इम्प्लांट्स पर अपनी मन बना लेता है, इसलिए वो अपने दोस्त को अपने ड्रम, अन्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेचने को कहता है। फिर अपने आरवी भी बेच देता है ताकि वो कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए पैसे जुगाड़ कर सके। सर्जरी के बाद जब वह जो से मिलता है तो जो उसे शेल्टर छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि जो को मानना था कि उसकी यह शेल्टर इस विश्वास पर स्थापित है कि डेफनेस इज नॉट अ हैंडीकैप। बहरेपन कोई बीमारी नहीं कि इलाज करने की जरूरत पड़े, बल्कि यह संस्था शब्दहीन दुनिया में रहने को सिखाता है। उसकी इम्प्लांटेशन के वजह से बाकी लोगों पर गलत असर पड़ सकती है, इसलिए रूबेन को शेल्टर छोड़ना पड़ा। एक्टिवेशन के बाद इम्प्लांट से रूबेन सुन तो पाता था, पर विकृत ध्वनि उसे परेशान कर रही थी। उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि मशीन के थ्रू आई आवाज़ें रोबोट की आवाज़ें जैसी सुनाई देगी। फिर रूबेन लू से मिलने उसके पिता रिचर्ड के घर बेल्जियम जाता है। उस दिन उनके घर पार्टी थी। इस बीच विकृत ध्वनि की वजह से रूबेन पार्टी में रिचर्ड और लू के डुएल परफॉर्मेंस को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाता है। पार्टी समाप्त होने पर रूबेन लू को फिर से पुरानी वाली जिंदगी शुरू करने को कहता है। यह सुनकर लू कुछ चिंतित हो जाती है। यह देख रूबेन ने कुछ सोचा और अगली सुबह सोते हुए लू को छोड़कर निकल गया। विकृत ध्वनि से परेशान होकर अपने इम्प्लांट्स को निकालता है और चुपचाप बैठ जाता है। उसे देखकर यह मालूम पड़ता है कि खामोशी की दुनिया में वह खुश है। अब उसे पता चला कि उसकी असली दुनिया क्या है। अब तक वह नकली दुनिया में जी रहा था। यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। साउंड ऑफ मेटल हमें यह बताता है कि हमें स्थिति को स्वीकार करनी चाहिए, न पाने का गम को भुलाकर मिली हुई भगवान के दिन को समझो और उसे इस्तेमाल करो। चाहो तो कामयाबी हर स्थिति में मिलेगी जरूर। 8 साल की उम्र में स्कॉटिश परक्यूशनिस्ट एवेलिन को एहसास हुआ कि वो बहरी हो रही है। उन्हें म्यूजिक पर बहुत पैशन थे। जब एवेलिन 12 साल के थे तब स्कूल ने उनके माता पिता को उसे डेफ लोगों की स्पेशल स्कूल में डलवाने को कहा, मानो उसे ब्लैकआउट ही हो गई हो,
क्योंकि वो नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती थी। उसे म्यूज़िक ही परस्यू करना था। सिर्फ उनके स्कूल के परकशन टीचर रॉन फॉब्स ने उसकी क्षमता को पहचाना। परकशन इंस्ट्रूमेंट वो होती है जो अटैच्ड बीटर या हाथ से या स्टिक जैसी कोई और उपकरण से मारा जाता है। ऑर्केस्ट्रा में परकशन सेक्शन होती है जिसमें आमतौर पर टिम्पैनी, स्नेयर ड्रम, बेस ड्रम, सिम्बॉल्स, ट्रायंगल्स, जाइलोफोन, टैम्बोरिन जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। रॉन फॉब्स ने एवलिन को अलग अलग नोटों पर 2 बड़े ड्रम को ड्रिल करने को कहा। उसे हियरिंग एड लिए बिना प्रैक्टिस करने की सलाह दी। वो बोला करते थे, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट इन सम अदर वे। एवलिन ने रियलाइज़ किया कि उसके शरीर के ऊपरी भाग हायर ड्रम को महसूस कर सकता है, निचली भाग लोअर ड्रम को। फोर्ब्स इस प्रैक्टिस को दोहराते गए। ग्रेजुअली एवलिन बिना सुने ही साउंड सुनने लगी अपनी बाकी अंगों के सहारे। उसकी बॉडी हवा के माध्यम से जो वाइब्रेशन पैदा होती है उसके प्रति बहुत सेंसिटिव हो गई है। अब वो अपने मन और शरीर को साउंड एंड वाइब्रेशन समझा पा रही थी। लकड़ी के मंच पर वो हमेशा अपने जूते निकालती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों के ऊपर से गुजरे। जाइलोफोन प्ले करते वक्त वो अपनी उंगलियों में छड़ी के ऊपर से गुजरने वाली ध्वनियों को समझ सकती है। कठोर परिश्रम और मनोबल के सहारे आज वो दुनिया के एकमात्र फुल टाइम प्रोफेशनल सोलो परकशनिस्ट है। उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखनी पड़ी। वो एक मल्टी परकशनिस्ट बन गई है। वह हजारों इंस्ट्रूमेंट एफिशिएंटली प्ले कर सकती है। ये डॉक्यूमेंट्री एवलिन की दुनिया भर में संगीतमय यात्रा को दर्शाती है। हम स्कॉटलैंड के अबरडनशायर फार्म में जाते हैं जहां उसकी परवरिश हुई थी। वो कभी न्यूयॉर्क सिटी की ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में परफॉर्म करती है तो कभी इम्प्रोवाइज डिवाइस के साथ पब में, कभी एक गिटार के साथ, तो कभी कॉलन हवाई अड्डे में, और तो कभी एक छत पर पिजन कूप के पास, तो कभी एक समुद्र तट पर, और कभी एक जापानीज रेस्टोरेंट में चश्मा और प्लेट के साथ प्ले करती हुई दिखती है। हर चीज़ में एवलिन वाइब्रेशन महसूस करती है, इसलिए एवलिन हर मामूली चीज़ों को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करती है, जैसे कि कैन्स, बॉटल्स, रोप्स, स्नेयर ड्रम, साइड वर्क, सब कुछ। फिल्म के अंत में एवलिन एक सीडी के लिए संगीत रिकॉर्ड करती है जिसे वो एक फेमस म्यूजिशियन फ्रेड फ्रीथ के साथ बना रही है। फिल्म में सबसे आकर्षक क्षण यही था। एक बड़ी से खाली कारखाने में थे। इसकी खाली जगह मानो एवलिन के लिए एक साउंडिंग बोर्ड है। फिर ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और एवलिन एक आश्चर्यजनक वैरायटी ऑफ परकसिव यूज़ करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो साउंड को टच करती है, क्योंकि जैसे ही वे एक साथ काम करते हैं वे एक म्यूजिकल कन्वर्सेशन डेवलप करते हैं। संगीत प्रेमियों के लिए मुक्त होने वाली सीन है। एवलिन बताती है कि हियरिंग स्पर्श का एक रूप है। मैं कानों के माध्यम से कम शरीर के माध्यम से सुन सकती हूँ। एवलिन के मानना है कि हमें खाने की ज़रूरत है, हमें सोने की ज़रूरत है और हमें संगीत की ज़रूरत है। मेरी आशा है कि आप ज़रूर इन फिल्मों को एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। नए अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।